नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल डीजीआना न्यूज। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि पर्व के अष्टमी तिथि की अनेक शुभकामनाएं। जिन घरों में परिवारों में अष्टमी की पूजन होती है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो निर्विघ्न संपन्न हुई होगी और देवी आप सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। ये हमारे परिवार की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। वैसे कल जो मुकाबला हुआ, आज तो दो बड़े मुकाबले हैं, लेकिन जहन से कल का मुकाबला उतर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एक तरह से चढ़ चुका है वो पूरा मुकाबला, और उस पर चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस क्रिकेट ने, कल के मैच ने हम सभी को क्रेजी कर दिया। और हम लगातार कल शो में बात कर रहे थे, हमें पूरी उम्मीद थी कि कल का मुकाबला अब तक के इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, और वैसा ही हुआ। हमारे साथ हमारे खास अतिथि मौजूद हैं जिन्होंने कल बता दिया था कि यह मुकाबला क्यों अहम है और इसे देखना भी क्यों ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, कल जो कुछ हुआ, क्रिकेट के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? कोई भी जीता हारा हो, लेकिन कल फैंस की जीत हुई है, उनकी खुशियों की जीत हुई है, उनके जोश की जीत हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने क्रेजी क्रिकेट कहा, तो इससे क्रेजी क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता कि लास्ट ओवर 19 रन चाहिए हो। 19 रन बनाने में लास्ट की 2 बॉल के ऊपर आपको 12 रन चाहिए हो। दो सिक्सेस की जरूरत हो। एक नया बैट्समैन आता है और आकर आपको दो सिक्स इतने एफर्टलेसली मारता है कि कोई सोच ही नहीं सकता। मैं ऐसा कहूँगा कि अगर पूरी हिस्ट्री में आज तक देखा जाए, T20 की हिस्ट्री में, IPL की हिस्ट्री में, सिर्फ टोटल मिला के 3 मैचेस ऐसे आज तक हुए हैं जिनमें ये लास्ट 2 बॉलों के ऊपर 2 छक्के लगे। तो हम सोच सकते हैं कि आज तक इतने सारे T20 होने के बाद में ऐसे 3 इंसिडेंट्स ही क्यों हुए। गिवन ए चांस, अगर किसी कैप्टन से भी कहेंगे या किसी दर्शक से भी कहेंगे जो क्रिकेट को समझता है, उससे भी कहेंगे कि 12 रन चाहिए हैं और 2 ही बॉल बचे हैं, तो बोले 10 में से 10 बार अगर आप कोई भी अपोजिशन सामने खड़ी कर दीजिए, कोई भी बॉलर होगा, 2 बॉल पे 2 सिक्स मारना, और वो भी उस क्रंच सिचुएशन में जहां करो या मरो के बिना कुछ नहीं बचता है। और तेवतिया तो एक बहुत ही ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, और गुजरात टाइटल के लिए उन्होंने 3 में से 2 मैच सिंगल हैंडली जिताए। कल भी उन्होंने एक मैच जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया था कि गुजरात टाइटंस ये मैच हार चुकी है, पंजाब ने ये मैच जीत लिया। 19 रन अपने आप में बहुत होते हैं लास्ट ओवर में बनाना, और 19 रन के बाद मैं तो कहूँगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे पंजाब जीते हुए मैच पहले से हारती चली आ रही थी। पहले सीजन में हमने जीता कि किस तरीके से वो मैच जीते हुई पोजीशन में से हार देते थे। कल भी ये मैच उन्हीं के नाम पे था। इवन हार्दिक पांड्या ने भी बाद में कहा कि हमें थोड़ी सी एक खराब फीलिंग है कि ये तो उन्हीं का मैच था, ये उन्हीं को जीतना चाहिए था। पर हैट्स ऑफ टू तेवतिया जिन्होंने जाकर वो मैच बनाया। थोड़ी सी चीज़ें, कभी कभी परिस्थितियाँ भी आपके अगेंस्ट होती हैं। पंजाब किंग्स 11 पंजाब के जो लास्ट ओवर था, जो ओडियन स्मिथ ने पहली बॉल करी थी, ऑप्शन से बाहर थी, वो किसी भी मायने में वाइड नहीं थी। तो पर क्या होता है, उस प्रेशर में एम्पायर भी कोई थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने सेफ रहते हुए उसको वाइड बॉल दिया, और उसके साथ साथ ही बैट्समैन ने एक एडिशनल रन भी दौड़ लिया। मतलब जहां आपको 19 चाहिए थे, वहां आपको 17 रन बना रहे थे। 17 के बाद भी मैं तो ओडियन स्मिथ की तारीफ करूंगा, बारिंग ये लास्ट अभी जो 2 छक्के लगे, अभी भी जहन से बाहर नहीं आ रहे हैं कि वो कैसे लग गए, या उस समय उस तरह का बॉलर कहीं ना कहीं ओडियन स्मिथ की इनएक्सपीरियंस मैं बोलूंगा, या कहीं ना कहीं कप्तान किंग्स 11 पंजाब के कप्तान की थोड़ी सी परिपक्वता कम होना, एक्सपीरियंस कम होना कैप्टनसी में। मुझे लगता है कि जब इयान लिविंगस्टोन आपके पास, ऐसा एक बॉलर जिससे पिछले मैच में भी बहुत अच्छा किया था, वो आपके पास हो, और वो उन्होंने रन्स भी सब अच्छे कर रहे हैं, शायद उनकी जगह पे अगर उनसे बॉलिंग कराई जाती, या उस समय ये सोचकर कि उससे पहला ओवर जो रबाडा ने किया था, उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया था, और सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शुभमन गिल की विकेट भी ली थी 96 रन के ऊपर। तो वो चेंज ऑफ पेस था, स्लोअर फुल टॉस था, जिसको मारने के चक्कर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शुभमन गिल आउट हुए थे। एक सेट बैट्समैन आउट होना, उसके बाद नए बल्लेबाजों का आना, और नए बल्लेबाज को आकर जैसे ही डेविड मिलर आकर खेल रहे थे, वो बिल्कुल भी टच में नहीं लग रहे थे। वो मतलब जिस तरह के प्लेयर हैं, देखिए जब भी नया प्लेयर विकेट पे आएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा आंखें सेट करने में, थोड़ा ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करने में, विकेट को समझने में, वो तब तक देर हो जाती है। आपके पास लास्ट की 6 बॉल बची हुई थी, और इवन मैं तो कहूँगा ओडियन स्मिथ का एक थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस, कि उस समय जो एक डॉट बॉल था, जो 3rd बॉल था,
थर्ड लास्ट बॉल रादर फोर्थ इसका इनिंग जो ओवर का बॉल था वो बैट उन्होंने अच्छी फील्डिंग करी, रोक लिया था, उनको थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं थी कि विकेट लेने की, कि अगर तब 13 रनों की जरूरत थी। मान लीजिए तेवतिया ने जैसे 2 6 मारे तो 2 6 से 12 होते, मैच टाई होता तो भी सुपर ओवर में ये लोग जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीजें होती हैं जब कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होते चले जाते हैं कि आप जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। परंतु मैं तो कहूंगा कि कल क्रिकेट की जीत थी और इस तरह के मैच लंबे समय तक आपके जहन में हमेशा जिंदा रहे। और उस मैच की चर्चा के लिए हमारे साथ में रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के कोच और जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट संजय चौबे सर भी जुड़ गए हैं। सर, वैसे सवाल यह है कि राहुल तेवतिया की आखिर पंजाब से दुश्मनी क्या है? इससे पहले जहां तक मुझे ध्यान है 2020 में इस खिलाड़ी ने 1 ओवर में 5 छक्के मार दिए और इसी अंदाज में टीम को जीत दिलवाई थी, तब वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। तो सर, ये खिलाड़ी इस तरीके से सिर्फ मैदान पर आता है और गेंदबाज को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो कल का मैच था, मेरे हिसाब से पंजाब मैच हारा है। आप देखिए उनके 15 ओवर में 153-54 रन थे और 3 विकेट थे और 6 बॉलों के अंदर 5 विकेट गए और सारे सेट बैट्समैन आउट हुए और सबने उसमें से 3 बैट्समैनों ने 4 बैट्समैनों ने तो छक्के मारने को, रबाड़ा जरूर रन आउट हुए। बाकी आप देखिए कि जो लिविंगस्टोन, शाहरुख, इसके बाद आपका जितेश शर्मा और एक बैट्समैन बीच में स्मिथ है। ये स्मिथ तो मैं एक्चुअल में सेकंड जो पहला ही बॉल था उनका, पहले बॉल पे जितेश आउट हुए, सेकंड बॉल पे स्मिथ आउट हुए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपका इतना अच्छा एवरेज चल रहा है, 15 ओवर में आपके 154 रन है, 3 ही विकेट गिरे हैं, 7 विकेट आपके हाथ में और इसके बाद आप 5 ओवर जो लास्ट के थे मेन, जिसमें मुझे लग रहा था कि कम से कम 60 से 70 रन बनना चाहिए, मतलब जो स्कोर में सोच रहा था वो था 215-220 के आसपास, 15-20 रन कम मान रहे हैं हम। उसके बावजूद भी जो लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या का था जिसमें कि चहल ने जो रन बनाए, चहर ने, तो वो जाके जब आके 190 पे उन्होंने तो भी कर दिया था एक अच्छा स्कोर कि फाइटिंग स्कोर हो गया था। और फिर लास्ट ओवर में जो हुआ, जैसा सर ने बताया कि आपको 3 बॉलें हैं, 13 रन हैं और इसके बाद आप जाके रन आउट की चांस लेते हैं और 1 रन चला जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ माइंड मुझे लगा। फिर सर जो बोल रहे थे कि शायद लिविंगस्टोन को बॉल देना था, पर मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि दोनों लेफ्टी बैट्समैन थे और वो राइट आर्म लेग ब्रेक फेंकते हैं, तो वो थोड़ा स्पिनर के बॉल देना, मुझे लगता है कि 1 बॉल 2 बॉल आपको ऐसा मिल ही जाएगा ओवर में कि जिसमें आप छक्का इजीली मार सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनका जो कैलकुलेशन था वो गड़बड़ा गया कि वो जो लास्ट ओवर था वो उनको देने के बजाय अगर आपने जो 17वां ओवर आपने मनदीप से करवाया, उसके बजाय अगर आप उनसे करवाते स्मिथ से, फिर तो ज़्यादा बेहतर होता और शायद जो 17 रन के बजाय अगर 14 रन भी होते तो भी आप फाइट कर सकते थे। पर वो मैंने बोला ना कि पंजाब जैसी टीम है, जो आप बोले थे कि पहले ही 5 छक्के खा के और फिर तेवतिया ने मैच जितवाया था, तो उनकी आदत है कि हम जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं, ये आप पंजाब से सीख सकते हो। इसके साथ साथ संजय मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ठीक है आपका बॉलर यंग है और उसको इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो कम से कम जो टीम के जो कैप्टन हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका ये फर्ज बनता है उस वक्त कि जब आपको लग रहा है कि इन दोनों बल्लेबाजों में से, तेवतिया में से और डेविड मिलर में से, डेविड मिलर जो है वो इतने आते से एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जबकि तेवतिया जो है उनका फर्स्ट बॉल से भेजेंगे वो मारकर खेलते हैं और उनका उठाकर मारने के ही ज़्यादा शॉट्स उनके पास ऐसे हैं कि वो उठाकर एरियल शॉट्स ही लेते हैं। और जब आपको पता है कि डेविड मिलर खेल रहा है तो वहाँ पे जो थ्रो किया था उसको तेवतिया को रन आउट करने के लिए, वो नहीं भी करते, अगर वो अपने पास ही रखते तो सामने डेविड मिलर ही था। आपने थ्रो किया, ओवर थ्रो हुआ और थ्रो हो गया, एंड चेंज हो गया, 1 रन भी बना, 1 रन दिया आपने, उसके साथ साथ में आपने उस बल्लेबाज को सामने ले आए जो बल्लेबाज जाना इसी चीज़ के लिए चाहता है कि वो कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी बैटिंग नहीं करते हैं, बट 30-40 रन बनाना और आधी बॉलों को यूटिलाइज करना या छक्के मारना, चौके मारना, हमने देखा कि यही उनका गेम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर्स थे उनका कंसल्टेशन या उस करंट सिचुएशन को समझना पंजाब ने कहीं ना कहीं उसमें लग। दूसरा सर मैं ये भी बोलूँगा कि आप देखिए ना कि आप 6 बॉलों के अंदर आपने अपने 5 मेन विकेट, मतलब जो बैट्समैन आ रहा था वो मार रहा था, उसको ये नहीं लग रहा था डगआउट, आपको मालूम है कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, अब इसके बाद कौन बैट्समैन आने वाले हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने मतलब सब लोग जाके मारने लगे और एक बॉल पे आउट होके आ गए, और फिर जो बचा कुचा जो थोड़ा बहुत जिसका ऐसा लग रहा था कि रबाड़ा लंबी हिट मारते हैं तो वो रन आउट हो गए।
इवन संजय, अगर आपने देखा हो तो उससे एक ओवर पहले शाहरुख ने और लिविंगस्टोन ने शमी के एक ओवर में 22 रन बनाए। यस, तो आप एक ओवर में 22 रन बना चुके हैं, वो भी शमी जैसे बॉलर को बना चुके हैं। और उसके बाद में ठीक है, जैसा ऑलवेज होता है कि जब भी एक विकेट होती है तो ये थिंक टैंक से भी और कप्तान से भी और इवन जो बल्लेबाज जाता है उसके लिए भी रहता है कि हमें इमीडिएटली विकेट नहीं गिरने चाहिए। उसमें लगातार 2 बॉलों पे 2 विकेट गिरे और लगातार आप जैसा आपने बोला कि 6-7 बॉलों में रादर 2.2 ओवर थे, 12, 13, 14 में 10 रन बनाकर आपने 5 विकेट गंवाए। तो आप 3 विकेट के ऊपर एक बिल्कुल उस समय लग रहा था कि पंजाब 210-220 रन बना देगी और 210-220 रन की जगह आप 190 पे, भी थैंक्स टू राहुल चाहर कि उन्होंने आकर, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी करी, अदरवाइज नहीं तो 170-175 के आसपास पंजाब निपटती हुई नजर आ रही थी। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि उनके लिए किस्मत भी उनकी इतनी अच्छी थी, टॉस हारे, बल्लेबाजी पहले करी और ड्यू बिल्कुल नहीं हुआ। मुंबई में ड्यू ना होना एक अपने आप में बहुत ही विचित्र तरह की चीज आजकल हो रही है कि हम जहां देख रहे हैं कि स्टेडियम में इतनी ज्यादा ड्यू हो रही है कि आप बॉल नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, और वहीं आपके लिए कितना बड़ा आश्चर्यचकित काम हो गया कि बिल्कुल ड्यू नहीं थी। आपके बॉलर्स अच्छी बॉल कर सकते हैं और राहुल चाहर इतनी अच्छी बॉलिंग करते चले आ रहे हैं, बट इस मैच में 41 रन खाए उन्होंने, और शायद इसीलिए क्योंकि स्पिनर को ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी तो लिविंगस्टोन से भी एक ही ओवर कराया गया। राहुल तेवतिया को अगर देखें तो एक ही ओवर में 24 रन पड़े उनको, उनने एक ओवर किया और 24 रन पड़े। तो वो लिविंगस्टोन ने उसको लंबे उठा के लंबे शॉट मार के 24 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं स्पिनर के लिए हेल्प तो थी नहीं उसमें, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि ये कैरेक्टर होता है किसी भी टीम का कि वो कैसे लड़ती है, वो कैसे खेलती है, जीते हुए मैच हारती है या हारे हुए मैच जीतती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के साथ ही जो पुरानी कहावत ख्याति जुड़ गई है कि वो जीता हुआ मैच हारते हैं, कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। एक मैच जो उनके फेवर में जाना चाहिए था वो उन्होंने हार दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि जितेश शर्मा ने 11 बॉल में 23 रन बनाए। अब आप एक बैट्समैन होने के नाते आपकी क्या थिंकिंग है, मतलब आप कितनी बॉलों में 11 बॉलों में 23 रन, मतलब कोई खराब स्कोर नहीं है। तो आप और कितने रन बनाना चाहेंगे जो आप, जबकि उनका कैच भी छूटा था लॉन्ग ऑफ, तो आप क्या चाहेंगे? आप जब आपका कैच ड्रॉप हो गया है, फिर आपको मालूम है कि जब मेरे बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा है और उसके बावजूद भी आपने मारा, इसके बाद आगे स्मिथ ने अगली बॉल पे मारा, जबकि नालगंडे को तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लिविंगस्टोन ने मिलकर उन्होंने समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बॉल कहाँ डालूं, और आप इसके बावजूद मतलब जैसा 10-12 बॉल के अंदर अगर आपके 5 विकेट चले जाते हैं तो सारे मेन बैट्समैन आउट हो गए। आप देखिए, मतलब आखिरी के 3 ओवर में आपके पास में खेलने वाला कोई नहीं बचा हुआ था। मतलब आप वो तो थैंक्स टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने इतनी खराब बॉलिंग करी और वो आखिरी ओवर में भी उन्होंने करीब 12-14 रन दिए। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कि 160-170 रन 70-75 के अंदर ही आउट हो। अगर ढंग से बॉल डालते तो 170-75 से ज्यादा रन नहीं बनना था। तो वैसे गलतियां तो पंजाब की तरफ से खूब हुई है, लेकिन गुजरात की तरफ से भी गलतियां कम नहीं हुई है, और जो सबसे ज्यादा गलती जिससे हुई लेकिन वो सौभाग्यशाली रहे कि मुकाबला उनके पक्ष में आया, वो रहे डेविड मिलर। सर क्या कहेंगे, 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे जब हिट करना था तब उन्होंने सिंगल लिया, कप्तान को वह नाराज किया और उसके बाद उन्होंने कप्तान को रन आउट करवा दिया। अगर ये मुकाबला, वैसे अगर मगर की बात तो कम ही होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हम एक चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है, मुकाबले का परिणाम कुछ और पक्ष में जाता तो सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कोई बनता तो आप मानते डेविड मिलर बनते? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इसमें कि क्या होता है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो डेविड मिलर एक बड़े बैट्समैन है एज कम्पेयर टू आपका हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या जो है वो लंबा हिट मारते हैं, अच्छा मारते हैं, परंतु क्रिकेट जो है वो बॉल के हिसाब से खेली जाती है कि आपको बॉल कैसे मिली है। आप स्लॉग करेंगे, प्रीडिटरमाइन करेंगे तो बॉल खड़ी करेंगे या अपना विकेट गवा कर आएंगे, और उस समय और मुश्किल हो जाता। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि उन्होंने सिंगल रन लिया और उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक चेंज किया, और नेक्स्ट ओवर में अगर आप देखेंगे तो एक वाइड बॉल के ऊपर उन्होंने पहले रन लिया, 22 का रन ले लिया। और अगर हम ऐसी सिनेरियो मान के चलें कि हार्दिक पांड्या को सामने खेलना चाहिए, गलत था, तो उसको जो वाइड थी, वाइड का तो एक मिल गया था, क्योंकि आप ज्यादा लंबी हिट मार सकते हैं, ज्यादा रन बना सकते हैं, तो आपको वो वाइड, एक जो 22 आपने लिया था वो नहीं लेना चाहिए था। आपने 22 लिया और 22 लेके आप इधर आ गए और अगला रन लेने में आप फिर से उन्होंने 22 लेने की कोशिश करी, तो उसके ऊपर जॉनी वेस्टो ने बहुत अच्छा उनको रन आउट किया, और बहुत फ्यूरियस भी थे, दुखी भी थे हार्दिक पांड्या जब वो आउट हो गए। उनका रिएक्शन में हमने देखा किस तरह से डेविड मिलर से बात करते हुए। होता है जब आप कप्तान हैं और इस तरह से क्रंच मोमेंट हो, आपको लगता हो कि आप डिलीवर कर सकते हो, और विकेट रन आउट, एज ए रन आउट विकेट खोना तो क्राइम है किसी भी बल्लेबाज के लिए। बट
क्योंकि 19 रन बनाने हैं तो अब बॉल को ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये सोचते हैं कि चलो एक एक रन बन रहा है, लंबी हिट लग जाएगी बीच में जाकर, और करते करते अल्टीमेटली देखिए 19 में से लास्ट 2 बॉलों के ऊपर 2 बड़ी हिट के बिना आप जीत ही नहीं सकते। और पूरी दुनिया में किसी ने इनको रेट नहीं किया होगा कि भाई आज ये मैच जो है ये गुजरात टाइटन जीत जाएगी, परंतु देखिए ये तो क्रिकेट है, यही इसकी खूबसूरती है कि हम सोचते कुछ हैं और सामने होता कुछ और। तो क्रिकेट की खूबसूरती के बीच आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज डबल हेडर मुकाबले हैं और आज रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी आज हमको एक ही दिन में मैदान पर दिखाई देंगे। सबसे पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और उसके बाद में मुंबई इंडियंस का सामना होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। यहाँ बात मुंबई और चेन्नई की जाए या फिर हैदराबाद की जाए, ये ऐसी टीमें हैं जिन्हें इस टूर्नामेंट में अदद जीत की तलाश है। अब तक खाता जीत के माध्यम से नहीं खुल पाया है। सर, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद स्ट्रगल करती हुई टीम दिखाई दे रही है, खासतौर पर चेन्नई 3 मुकाबले खेले, तीनों हारे, और सनराइजर्स हैदराबाद 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले हारे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम बार बार कहते चले आए हैं कि ये क्योंकि टीम रिशफल हुई हैं और आपके पास नए प्लेयर्स आए हैं, तो उनको जेल करने में, उनको समझने में, और कुछ टीमों के साथ में जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे गए हुए हैं वो अभी तक सब ज्वाइन नहीं किए। वो जब आए भी हैं तो आपको मैंडेटरी 3 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो सर्व नहीं हुआ है, या कुछ ना कुछ निकल्स हैं, कुछ इंजरीज हैं। अभी सब अपनी टीम कॉम्पोजिशन को बराबर करने के लिए, कॉम्बिनेशन को बराबर करने में लगे हुए हैं, ताकि हमें जिस जिस चीज़ में जहाँ प्रॉब्लम है हम उसको क्रैक कर लें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। इस बार हमने देखा कि 3 टीमें स्पेसिफिकली, हैदराबाद टाइटल विनर है, एक भी मैच नहीं जीती, सीएसके बहुत बार जीत चुकी है, वो एक भी मैच जीती, मुंबई 5 बार की कप विनर है, वो भी एक मैच नहीं जीती है। आज तीनों टीमों की मैच है और कम से कम ये चाहेंगे कि हम 3-3 मैच, सनराइजर हैदराबाद की बात करें उन्होंने 2 ही मैच खेले हैं, मुंबई 3 खेल चुकी है, सीएसके 3 खेल चुकी है, कम से कम पॉइंट्स टेबल का आगाज तो हम कर लें, शुरुआत तो करें, हमारी बोनी बट्टा तो हो जाएगी, हाँ भैया हम भी वहां पर हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो बाकी टीमें हैं कितनी बैलेंस है, कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली 3 टीमों में देखिए 2 टीमें ऐसी हैं जो नई फ्रेंचाइजी हैं और दोनों बढ़िया प्रदर्शन कर, दोनों ही। गुजरात टाइटन की बात करें हम, तो हमने देखा 3 में से 3 मैच जीत चुके हैं वो, और हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन लोगों ने 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारा है। तो दोनों ही टीम, अगर जो नई बच्चे आए हैं जिन्होंने पदार्पण किया है, अभी एंट्री ली है, वो आकर अगर टॉप 3 में है तो फिर ये वाला हाल तो आपको बाकी टीमों का होता हुआ नजर आएगा ही। परंतु जहां तक अगर हम इन टीमों की बात करें, सीएसके की भी बात करें, तो उनके पास में टीम अच्छी है, ऐसा नहीं कि टीम अच्छी नहीं है, बट क्या होता है कि जब सिनेरियो चेंज होता है, जब आप विकेट चेंज होती हैं, कंडीशन चेंज होती है, तो उसमें अपने आप को उनके साथ में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये टीमें नहीं बना पा रही हैं वो अभी थोड़ा लैग कर रही हैं, जिन लोगों ने जल्दी बना लिया है वो लोग जो है लीड ले चुके हैं, आगे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये तीनों टीमें जो हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी टीमें हैं तीनों, अगर हम सनराइजर हैदराबाद की भी बात करें तो जो अटैक उनके पास में बहुत अच्छा है, जो बैटिंग उनके पास में वो भी बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं हो रहा है। और इवन केन विलियमसन ने लास्ट मैच में ये कहा था कि हमने पहला मैच जो हारा था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। तो कप्तान जब ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत कमेंट्स हैं किसी कप्तान की तरफ से। आप हारे हैं तो उस मैच में हारे हैं, तो आपकी टीम ने दूसरी टीम के कंपैरिजन में प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, इसलिए आप हारे हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं होने चाहिए कि पहला हम बुरी तरह से हारे थे, दूसरा वाला हम रिस्पेक्टेबल हारे हैं। हार होती है, बुरी तरह से हारिए, या आप रिस्पेक्टेबल 1 रन से हारिए, या कल जिस तरीके से 19 रनों में लास्ट के 2 बॉलों में 2 छक्के खाकर हारिए, वहां पे भी आपको 0 पॉइंट मिलना, वहां भी 0 पॉइंट मिलना। विनर को 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, उन्होंने अच्छे खेल के भी ले लिया और बुरा खेल कर भी ले लिया। तो एज ए कैप्टन मुझे लगता है ये जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं ये इवन प्लेयर्स को भी मोटिवेट या डिमोटिवेट करते हैं कि मेरा कप्तान ही ऐसा बोलता है कि हमने अच्छा खेला। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें हैं, और ये अब इट्स ए हाई टाइम नाउ। 3-3, 4-4 मैच आप खेल चुके, ऑलमोस्ट मान के चलिए हम 25% इस टूर्नामेंट को बढ़ा चुके हैं आगे। 3-4 मैच खेलने में वे बाद भी अगर आपकी टीम जो है वो संतुलित नहीं है या प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कुछ ना कुछ कप्तान और आपके थिंक टैंक में बड़ी प्रॉब्लम है। तो बड़ी प्रॉब्लम के बीच यहाँ पर चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, जिनके हैं हाल बेहाल, और अब बदलनी पड़ेगी इन्हें अपनी
चाल। संजय सर, चाल बदलने का मौका है, लेकिन वो पहले मुकाबले में ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ चेन्नई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों के हौसले पस्त हैं और दोनों को पता है कि सामने वाली टीम के भी दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। तो दोनों टीमों के पास यहाँ पर एक मौका है और यहीं से एक रास्ता निकलेगा अंक बढ़ाने का। तो कुल मिलाकर इन दोनों टीमों में से एक तो आज है जो अंक तालिका में अपना खाता खोल लेगी। अब दोनों बॉटम की टीम है, अब दोनों इसी बात के लिए फाइट कर रही है। और सनराइज हैदराबाद का अगर सनराइज कैसा होता है ये आज देखना पड़ेगा, और चेन्नई को भी अपना डूबता हुआ सूरज बचाना है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि दोनों में से कौन बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है दोनं पैरेलल टीम है, समान टीम है, इसीलिए सर थोड़ा ये मुकाबले के ज्यादा इंतजार है। और दूसरा क्या है कि जैसे सर ने बोला कि थोड़ा सा रिशफलिंग हुई है इस बार टीमों की, पर मुझे लगता है हैदराबाद में नहीं हुई है। हैदराबाद में क्या हुआ है कि जो पुराने प्लेयर हैं वो ऊपर से नीचे हो रहे हैं बस, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। नए में मोइन अली उनके पुराने प्लेयर थे। अच्छा, आप ये देखिए कि जो रिटायर हो चुके प्लेयर वो मैक्सिमम खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग में। आप देख, जडेजा को छोड़ दो आप, धोनी, मोइन अली, रॉबिन उत्तप्पा, नायडू, तो आप ये देखिए कि सारे के सारे प्लेयर ये हैं जो अब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं ये, और ना ही वाला कि अपने इंडिया टीम के लिए फाइट कर रहे हैं ये। तो ये सारे वो प्लेयर हैं। तो एक तरह से ये तो क्या है, मैं सोचूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स है बुजुर्गों वाली टीम है ये, कुछ बताने के लिए है नहीं कि आगे कुछ काम है। हाँ, मतलब इसमें जडेजा ऐसा प्लेयर है जो कुछ भी, मतलब अगर उनका अच्छा दिन रहा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी का तो मुझे डाउट है। हैदराबाद में जरूर मैं बोल सकता हूँ कि भुवनेश्वर, केन विलियमसन, ये सब ऐसे प्लेयर हैं जो जितने भी यंगस्टर हैं, और भी तो ये जो ऐसे प्लेयर हैं कि हाँ थोड़ा सा फाइट करके, और मुझे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे चेन्नई और हैदराबाद में हैदराबाद ज़्यादा ठीक टीम चेन्नई से ज़्यादा दिखती है। तो दोनों टीम के बीच मुकाबला है। रवींद्र जडेजा की आपने बात की। सर रवींद्र जडेजा जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है बतौर एक टीम मेंबर के लिहाज से, लेकिन जब से उन पर कप्तानी का बोझ पड़ा है तब से उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। एक निखरा हुआ खिलाड़ी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। उनका असर उसकी गेंदबाजी पर दिखाई दे रहा है, उनकी फील्डिंग पर दिखाई दे रहा है, उनकी बल्लेबाजी पर दिखाई दे रहा है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो पहले भी एक शो में यही कहा था कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निखर जाते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो उसके साथ में उस भार में दब जाते हैं और अपना जो नेचुरल गेम होता है उसको भी भूल जाते हैं। रवींद्र जडेजा जो हैं एक स्टार परफॉर्मर ऑलवेज रहे हैं सीएसके के लिए। उन्होंने हमेशा अच्छी पारियां खेली हैं और बहुत अच्छे फील्डर तो हैं ही, और बॉलिंग भी बहुत शानदार करते हैं। विकेट भी अपने कप्तान को दिलाते हैं, रन भी बनाते हैं, और कैच तो कप्तान जहां खड़ा करता है वहां बॉल लाई जाती है, उसको ढूंढते हुए जैसे मैग्नेट लगा रखा। परंतु ये सीजन जो 2022 का आईपीएल टाटा आईपीएल का चल रहा है, इसमें वो बिल्कुल ऑफ कलर हैं। मतलब अगर आप उनको देखेंगे तो फेस से ही प्लेयर के पता लगता है कि वो कैसा है, वो कैसा खेल रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से सोच रहा है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो हमें एक दूसरी तरह का या एक अननोन रवींद्र जडेजा दिखता है, जिसको आज तक हमने नहीं देखा था, जिसको अब हम देख रहे हैं। परंतु फिर भी देखिए स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, जब नए चार्ज आपको मिलते हैं, आप वो नई जगह पे अननोन टेरिटरी में आते हैं, तो धीरे धीरे आप सीखते हैं। और कहीं ना कहीं धोनी जैसे कप्तान के साए में रहना, अभी भी हमने देखा कि आधा टाइम जो होता है 50-60% जो है वो फील्ड प्लेसमेंट धोनी ही करते हैं। तो जब कप्तान इस तरह की सिनेरियो में हो कि एक एक्स कप्तान आपके साथ है और वो डोमिनेटिंग है और वो कर रहा है, तो वो भी एक डिलेमा में रहता है कि हाँ ना करूं। इन बिटवीन की सिचुएशन जो होती है वो किसी चीज़ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो आपको बहुत डिसाइसिव होना पड़ेगा कि हाँ तो है, ना है तो ना है, हाँ ना में इसका ट्रेन जो है वो छूट जाएगी, और फिर इसी तरह का हाल होगा कि आपको अंक तालिका में आने के लिए भी मुश्किल होगी। जहां तक हम पिछले सीजन की बात करें तो ये वो टीम है जो चैंपियंस है। एक चैंपियन टीम जो पिछली बार का टाइटल होल्डर है, वो 3 मैच लगातार हार चुकी है, और अभी भी उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे लग नहीं रहा कि अभी भी सेट है, या कॉन्फिडेंस उनका वापस बैक है। वही ऋतुराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने यूएई में लगभग इतने सारे रन बनाए कि उनको यहाँ पे इंडियन टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया, और वही यहाँ अगर हम देखेंगे तो 3 मैचेस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और डेफिनेटली मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि आपकी टीम में अगर ओवर एज प्लेयर होंगे तो 2 चीज का मेजर इफेक्ट आता है। एक, एज के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। सेकंड, क्योंकि आप ओवर एज होते हैं, एज बढ़ चुकी है, तो आपके लिए इंटरनेशनल या कोई भी मोटिवेशन ऐसा नहीं होता है कि साहब मैं इसमें अच्छा करूंगा तो मेरे को मेरी नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज होती है वो, जब मोटिवेशनल फैक्टर्स आपके पास नहीं है। आप रन बनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, थोड़े बनाएंगे, आपकी फ्रेंचाइजी ने तो आपको अभी ले लिया है, 3 साल आप वहीं रहने वाले हैं।
तो ये चीज़ें डेफिनेटली अगर यंगस्टर्स होंगे, जैसे हमने देखा कि अंडर 19 के बहुत सारे लड़के अभी खेल रहे हैं और हर एक बच्चा जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। कल हमने 2 बच्चे देखे कि एक सुदर्शन था, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, एक वो साई राज थे, उन्होंने एक अच्छा किया। तो 2 बच्चे जहां भी हम जिस मैच में भी देख रहे हैं अंडर 19, वो आकर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 चीज़ हैं कि एक वो यंग हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उन लोगों में, फिजिकली स्ट्रांग हैं और कुछ कर गुजरने का मादा है उनमें कि हम यहाँ अच्छा करेंगे तो इंडियन रैंक्स में जा सकते हैं, या हमारी फ्रेंचाइजी जो है, बहुत सारे अंडर 19 प्लेयर हमने देखा जिनको बेस प्राइस पे 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया और एक बार यही आपको इंटरनेशनल कैप मिल जाता तो आपको उठाकर सीधा ही वो प्राइस जो है वो 2 करोड़ पे चली जाती है। तो 20 से 2 करोड़ 10 टाइम्स आप एडिशनल पारितोषिक पाते हैं और फिर उसके बाद में आपको जो आगे की बोली होती है वो तो हमने देखा है कि वेंकटेश को एक बार आने के बाद में 8 करोड़ रुपए में उन्होंने ही रिटेन कर लिया। तो आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना जरूरी है, जो मुझे लग रहा है कि चेन्नई की टीम में अभी मिसिंग है। परंतु फिर भी अगर हम उसको भी छोड़ दें तो जो टीम कॉम्बिनेशन उनके पास में है वो इस लेवल की नहीं है कि आज वो 8वें दर्जे के ऊपर पॉइंट्स टेबल में रहें 10 में से। सनराइजर हैदराबाद लास्ट हैं ही हैं ऑलरेडी, 10 थे। 3 मैच पहले सीएसके ने खेले, तीनों हारे। सनराइजर हैदराबाद ने दो खेले हैं, दोनों ही हारे। तो दोनों उम्मीद करेंगे कि आज मैच जीत के दोनों में से एक को तो जीतना है, तो एक तो पॉइंट टेबल पे आज आएगी। देखना ये होगा कि आज कौन जीतती है। मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला और गेंदबाजी का। देखिए हमेशा जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जब आपकी टीम को एक श्योर शॉट विक्ट्री की तरफ जाना हो तो मुझे लगता है पहले आप ऑपोजिशन को बोलिए कि आप जाकर रन बनाएं, क्योंकि ये डे गेम है, दिन में 3:30 बजे मैच चालू होगा तो कोई ड्यू फैक्टर हमारे यहाँ कोई भी प्ले करने वाला नहीं है, इवन ग्राउंड रहेगा। बेटर ये है कि आप पहले ऑपोजिशन को बोलिए बैटिंग करिए, वो जो भी बनाए, फिर अपनी बल्लेबाजी की रूपरेखा वैसी तय करें। अगर ज्यादा रन बनाते हैं तो किस तरह से हमको बैटिंग करनी है, कम बनाते हैं तो कैसे आप खेल सकते हैं। तो जो पहले जिसको टारगेट सेट करना होता है उसके लिए डिफिकल्ट टास्क होता है कि इस पर्टिकुलर विकेट पे कितने सफिशिएंट रन होंगे, और वो भी उस समय जब आप 3 के 3 मैच हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि केन विल्सन ने अच्छा डिसीजन लिया कि टॉस जीतने के बाद में बॉलिंग लिया। तो अब से कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है, चेन्नई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी धोनी के धुरंधर रविंद्र जडेजा की टीम फिलहाल बल्लेबाजी के लिए उतरने को तैयार है। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे और अहम मुकाबले की, जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो 5 बार टाइटल जीत चुकी है, इस बार एक जीत की तलाश में प्रयासरत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जीत का खाता तो खुल गया है लेकिन प्रदर्शन फिलहाल अभी उनका रॉयल दिखाई नहीं दे रहा है। सर क्या कहेंगे संजय सर? नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में शायद मैक्सवेल और हेजलवुड दोनों खेलेंगे, तो उनके आने से टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। और आज जो मैच होगा वो बहुत मुंबई से जो मैच है, मुंबई भी चाहेगी कि वो इतना हार चुकी है तो वो आज अपने आप को अच्छा, जैसे रोहित शर्मा है तो वो चाहेंगे कि मेरे बल्ले से रन बने, तो वो जरूर, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज रोहित शर्मा जरूर रन बनाएंगे। और इधर विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, फिर मैक्सवेल, तो आज जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है और उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा अपने को। वैसे मुंबई वर्सेस बेंगलुरु का मुकाबला विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा माना जाए, उसमें से फाफ डु प्लेसिस को हटा दिया जाए, क्योंकि जिस नाटकीय अंदाज में भारतीय टीम की कप्तान विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा के पास आई है, तो जाहिर सी बात है इस मुकाबले को थोड़ा सा आम मुकाबलों से ज्यादा अहमियत देना पड़ेगी। सर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो भी इस मुकाबले को बहुत अच्छे से देखना चाह रही है और उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी पिछले 6 महीने से 8 महीने से इंडियन क्रिकेट टीम में चली आ रही है कि कुछ जो कोहली के चाहता है या क्रिकेट के फॉलोअर हैं, बहुत कीन फॉलोअर हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं जो गलत नहीं होनी चाहिए थी, और उसके पीछे जो भी आदमी दिख रहा है वो उनको कहीं ना कहीं रोहित दिख रहा है कि रोहित शर्मा है। तो डेफिनेटली ये दो का तो लोगों को निगाह है ही, पर इसके बिना अगर हम बात करेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली एक बहुत बड़े बैट्समैन है, तो उनके अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह जो हैं वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। उधर अगर हम बात करें तो हिटमैन रोहित वर्सेस हर्षल पटेल। हर्षल पटेल के लिए मुंबई एक बहुत स्वादिष्ट डिश रही है। पिछले सीजन में 2 मैच खेले थे और 9 विकेट उन्होंने लिए थे। तो कहीं ना कहीं मुंबई को बैट्समैन को डिसीव करना, आउट करना, वो उनकी बॉलिंग में रही है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है आरसीबी के साथ में है।
उसके बाद अगर जैसे संजय ने कहा कि ग्लैन मैक्सवेल वापस आ गए हैं आरसीबी के लिए, और बैलेंस हेजलवुड जो है, जोस हेजलवुड, हमने देखा कि वो पिछली बार चेन्नई की तरफ से खेले थे और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, बैट्समैन को हिट करना मुश्किल होता है। 2 इंटरनेशनल ख्याति के अच्छे प्लेयर जब आपकी टीम में आते हैं और पिछला मैच आप जीत कर आए हो, 3 में से 2 मैच जो है आरसीबी ने जीते हैं, और पिछला मैच तो लगभग जो हम बीच में सोच रहे थे कि वो उस समय लगभग राजस्थान रॉयल्स से हारने वाले मैच है, परंतु जिस तरह की बैटिंग दिनेश कार्तिक ने और शहबाज अहमद ने करी रिमार्केबल थी और एफर्टलेस थी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमने शहबाज अहमद को इतनी ज्यादा बैटिंग करते हुए कभी नहीं देखा था। जितने अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, और वैसे दिनेश कार्तिक का जो लेवल लग गया था कि अब ये शायद शेर बूढ़ा हो चुका है और अब दम नहीं है उसमें, केकेआर में भी कुछ नहीं करके है। उन्होंने आते से ही यहाँ पर दो इनिंग खेली हैं, 3 इनिंग उनकी 2 इनिंग में बैटिंग आई है, दोनों इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो, 2 एडिशनल इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर, एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है, और पिछले सीजन में उन्होंने काफ़ी 50s भी आपके लिए किए हों, वो प्लस वो ऑप्शन भी आपके लिए कर सकते हैं, वर्सेज एक प्रीमियम फास्ट बॉलर आपको मिलता है, तो आपकी टीम का हौसले तो अच्छे होंगे ही होंगे। और उनके अगेंस्ट हिटमैन जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि करो या मरो की स्थिति है। आप इंडियन कैप्टन भी हैं T20 के, आप वाइट बॉल में भी कैप्टन हैं, 50 ओवर्स में भी और टेस्ट मैचेस में भी, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रन भी नहीं बना पा रहे हैं और अपनी टीम को भी नहीं जिता पा रहे हैं, तो ज़्यादा उनके ऊपर भी बोझ जो है इस समय ज़्यादा है। देखना होगा आज वो किस तरह की परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को जिताते हैं। मुझे लगता है कि रोहित की जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगती है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लगती है। जैसे आप कोई उसको शॉट डालता है तो उसको लगता है मुझे तो छक्का मारना ही मारना है उसको, और उसमें कितनी बार वो विकेट दे गए। पिछले मैचेस में हमने देखा दोनों बार वो बॉल खड़ी कर आउट होकर चले गए। और आप एक कैप्टन होने के नाते आपके पहले 3 बैट्समैन या 4 बैट्समैन जो हैं उनमें से एक बैट्समैन को डेफिनेटली 15, 16, 17 ओवर तक खेलना चाहिए। वो अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके इतने रन होंगे कि आप पे बॉलर्स जो उनको डिफेंड कर पाएंगे। अन्यथा यही होगा कि 140 से 150 पे आप ढेर हो जाएंगे, और 140 से 150 आजकल 2020 में कोई स्कोर नहीं। संजय सर, यहाँ पर हम देखें कि 2 कप्तान भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कप्तान विराट कोहली, कप्तानी कहा जाएगा भले फॉफ डु प्लेसिस हो, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये खिलाड़ी बतौर कप्तानी माना जाता है। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा टीम के कप्तान के तौर पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम के परफॉर्मेंस को भी लेकर चिंतित दिखाई देते हैं, और उनका खुद का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी फिलहाल उनकी क्षमता के मुताबिक नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये तो देखिए दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, और उनको पता है कि हमें क्या करना है। एक्चुअली में कभी-कभी ऐसा हो नहीं पा रहा। हाँ, अभी हो नहीं पा रहा। कभी-कभी ऐसा एक पीरियड ऐसा आता है कि आप चाहते हैं कि मुझे आउट नहीं होना है, पर बॉल ऐसा लग जाता है या शॉट ऐसा चला जाता है, या आप जान करके नहीं खेल पाते हैं, पर आप जब सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा माइंड में चलना है, पर कभी कभी नहीं होता है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रगल जिसको बोल सकते हैं कि टाइम चल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो विराट कोहली को ना रोहित शर्मा इतनी चिंता कर रहे होंगे। और आप देखना 1-2 में विराट ने तो वैसे रन बनाए हैं और रोहित ने भी एक 50 बनाया है, तो उम्मीद ये करते हैं कि दोनों जने अपना फॉर्म वापस लेके आएंगे और अच्छी बैटिंग करेंगे। तो अब मुकाबला शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है, हम हमारी फेवरेट टीम जान लेते हैं एक्सपर्ट से। सर, पहले मैच के लिए चेन्नई या फिर हैदराबाद? मुझे लगता है कि आज सर जडेजा की टीम जो है वो फर्स्ट खाता मैच खुल अच्छा लेगी। खेलेगी। ऑल्दो उनको अभी पहले बैटिंग करनी है, और क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको कोई उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होगा कि बॉलिंग करते समय उनको कुछ डिसएडवांटेज होने वाला। मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम बेटर होगी आज के दिन। सर, मैं हैदराबाद के साथ इसलिए हूँ कि उमरान मलिक, टी नटराजन और भुवनेश्वर तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे चेन्नई का, तो वहाँ अभी जॉर्डन ही आए हैं, बाकी देश पांडे और वो उन्होंने तो जो पिछले मैचेस में हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह की बॉलिंग करी है। पर भुवनेश्वर, टी नटराजन और उमरान मलिक तीनों ने, भले ही हैदराबाद मैच हार गई, पर बॉलिंग तीनों ने बहुत अच्छी की थी। तो मैं मतलब टीम का जो कॉम्बिनेशन देखने के बाद जो मैं सोचता हूँ कि मुझे हैदराबाद ज़्यादा पसंद है। हैदराबाद ज़्यादा पसंद है। और दूसरे मुकाबले में सर बात करें तो? हाँ, देखिए, ऑल्दो मैं मुंबई के कुछ शॉर्टकमिंग्स मुझे बार बार नज़र आ रही हैं जो वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कि उनके 3 बॉलर्स जो हैं, एक ब्रसिल थम्पी, एक थाइमल मिल्स और डैनियल सैम्स, इनको बहुत सारे रन पड़ रहे हैं। और अगर हम बैट्समैन की बात भी करेंगे तो रोहित शर्मा और कैरन पॉलर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, परंतु उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि आज मुंबई किसी भी हालत में जीतना चाहेगी। सर, हाँ, जो सर बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है, पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में आप देखिए,
फाफ डुप्लेसिस, फिर विराट कोहली, फिर मैक्सवेल, तो आप इतना आसान नहीं होगा जो मतलब मैं बोल आपकी रहा हूँ। पसंद कुल मिलाकर हाँ, बेंगलुरु मेरी तो बेंगलुरु ये मान लिया जाए तो ये है हमारे स्टूडियो का मुकाबला और 4 टीमों के बीच आज मुकाबले हैं। उनमें से 3 ऐसी टीम हैं जिन्हें इस टूर्नामेंट में अंक तालिका में अपना खाता खोलना है। पहले मुकाबले में इतना जरूर साफ हो जाएगा कि एक टीम, भले ही वो सनराइजर्स हैदराबाद हो या चेन्नई, वो अपना खाता अंक तालिका में जरूर खोल लेगी, लेकिन क्या मुंबई बेंगलुरु के खिलाफ आज जीत दर्ज कर अपना वजन साबित कर पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआर न्यूज पर खबरें जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, इजाजत दीजिए।